त्रस्त हो गई है जनता 20 साल के अंदर में। भ्रष्टाचार कितना मिट रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप जो है थाना में चले जाइए, बिना 5,000 का एफआईआर नहीं होता है। बिहार का दुश्मन है कोई पूरे दुनिया के अंदर तो नरेंद्र मोदी हैं। माननीय तेजस्वी जी जो कहा था कि जिस परिवार में नौकरी नहीं होगी उस परिवार में हम देंगे, ऐसा नहीं कहा था कि हर परिवार में देंगे। अब जो है वो लोग देख रहे हैं कि नैया डूबने वाला है नरेंद्र मोदी का। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जिस समाज से वो पैदा हुए थे वही समाज इनको नकार दिए। लालू यादव तो बूढ़ा हो गया है। झूठा नरेंद्र मोदी को बिहार के लोग एक भी देखने नहीं चाहते हैं। विट्टी जोघा का चुनावी यात्रा जारी है। हमारी मौजूदगी इस वक्त फूलपरास विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। ये विधानसभा मधुबनी जिले के अंतर्गत लगता है। हमारे सामने कुछ लोग हैं जिनसे हम यहाँ की समीकरण को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो स्थानीय मुद्दा है वो जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ की जो विधायक हैं वो इस वक्त राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनके 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे सामने ही आरजेडी का ये कार्यालय है विधानसभा का, तो यहाँ जो भी लोग बैठे हैं वो आरजेडी से संबंधित नेता हैं, तो इनका भी व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये लोग इस बार चुनाव में जब वोटरों के पास वोट मांगने जा रहे हैं तो किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं और वोटरों को किन मुद्दों के सहारे अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। इस बार का चुनाव जो फूलपरास में है किस कोर बैठने वाला है? ये आरजेडी की ओर जा रही है। आरजेडी की ओर कैसे? इसीलिए कि आरजेडी का ही दिया हुआ ये फूलपरास है। लेकिन यहाँ से तो आरजेडी को कभी नेतृत्व ही नहीं करने का मौका मिला। एक वक्त था कि हम लोग कुछ गलतफहमी में फंस के जनता दल यूनाइटेड की ओर चले गए थे, जिसके कारण इतना भ्रष्टाचार, इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है, कहना मुश्किल है। इसीलिए टिमटिमाती हुई लालटेन को हम लोग प्रकाशित करना चाह रहे हैं कि ये लालटेन जलेगा तो हम लोग प्रकाशित होंगे। मान रहे हैं आप कि पिछले कुछ दशकों से लालटेन का जो प्रकाश है वो धीरा हो गया है। कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर पा रहे क्या जमीन पे? कर रहे हैं। फिर क्यों नहीं प्रकाश आ पा रहा है? लालटेन का वो उजाला जो 90 की दशक में था, वो उजाला फिर से लौटने का आसार नजर आ रहा है। कुर्सी पकड़ लेने के बाद जो है ना, किसी को ये नहीं होता है, जल्दी छोड़ा नहीं जाता है। धीरे धीरे परिश्रम करने से होता है, और पकड़ जब हो जाता है तो उसको जल्दी हटाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कार्यकर्ता को तन मन धन से हर चीज़ में मदद करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। ये बात तो लालू जी पे भी लागू हो सकती है। सब पर हो सकता है। सब पे हो सकता है। बताइए, कुर्ता आपका बहुत अच्छा कलर का है। क्षेत्र से आ रहे हैं क्या? क्षेत्र भ्रमण से आ रहे हैं। ये 40 जो है ना, मधेपुर साइड से मैं अभी आ रहा हूँ। क्षेत्र भ्रमण के जनताओं की समस्याओं को सुन करके मैं अभी आ रहा हूँ। ये माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का ये विधानसभा। ये माननीय, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर हैं, उनका ये कर्मभूमि रहा है और उनकी वजह से ही ये जो फूलपरास है विधानसभा वो जाना जाता है। चर्चाएं इस बात की भी हैं कि राघोपुर के अलावा तेजस्वी यादव इस सीट से भी पर्चा दाखिला कर सकते हैं। और मिथिला का ये जो इलाका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए, क्योंकि इस इलाके में आरजेडी कमजोर है, तो यहाँ से मिथिला और ये जो दरभंगा का एरिया है उसको साधने की भी कोशिश करने के लिए फूलपरास को तेजस्वी यादव अपना क्षेत्र के रूप में इस बार देख रहे हैं। हालांकि चर्चाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे हम पूछेंगे भी कि चर्चाओं में कितना दम है या सिर्फ ये अटकलेबाजी हैं। प्रयास करते हैं। माहौल क्या है इस बार? इस बार तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण विश्वास है हम लोगों का। जो जनताओं के बीच में रुझान आ रही है, त्रस्त हो गई है जनता 20 साल के अंदर में। ये अनुमंडल क्षेत्र है, ये स्वर्गीय देवनारायण गुरुमेता की धरती है, क्रांतिकारी की। यहाँ अनुमंडल है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आपकी पार्टी भी तो एक बार 17 महीने और एक बार कुछ 1 साल के लिए आई थी साथ में, तो उस समय क्या आप लोगों ने प्रयास नहीं किया था? कर्पूरी ठाकुर को अपना जननायक तो आरजेडी मानती है कि नहीं मानती है? बता रहा हूँ ना मैं। हाउस में क्वेश्चन भी किया गया, जो उस वक्त में विजय कुमार
चौधरी थे स्पीकर, उन्होंने कहा कि मैं पूरे बिहार में हर अनुमंडल में एक एक डिग्री कॉलेज दे, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं। ये फुलपरास ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, यहाँ साल में 10-20 आदमी का मर्डर होता है NH 57 पे, लेकिन आज तक यहाँ एक भी बस स्टैंड हम लोग को मर्डर होता है NH पे या एक्सीडेंट होता है? एक्सीडेंट होकर के मर्डर हो जाता है। मर्डर और एक्सीडेंट में अंतर है। एक्सीडेंट हो जाता है और मर जाता है, इसलिए कि यहाँ तो बस स्टैंड है ही नहीं। सारे गाड़ी घोड़ियाँ बस वगैरह ट्रक सब NH पे रुकता है, दिन दहाड़ एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है। आप यहाँ की मंत्री हैं बिहार सरकार की ट्रांसपोर्ट की, लेकिन आज तक यहाँ चिराग तले अंधेरा। एक बस स्टैंड की भी आप स्थापना नहीं कर पाई है, दुर्भाग्य की बात है। ये नगर पंचायत है, यहाँ आपका स्थानीय ये विधानसभा क्षेत्र है, अधिक से अधिक पैसा आप नगर पंचायत में दिलवाइएगा तब न। यहाँ नाला, शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर में दवा नहीं मिलता है गरीब गुरबा को, त्रस्त है जनता। अच्छा, ये चीज हम देख रहे हैं क्योंकि हम बिहार में हैं, कुछ दिनों से हम बिहार में हम देख रहे हैं जो कनेक्टिविटी है, जो जिला मुख्यालय से नगर पंचायत या जिला मुख्यालय से गांव में, वो बस के द्वारा वैसी कनेक्टिविटी नहीं है। क्या सही में ये धरातल पे काम नहीं कर पा रही है मंत्री जी? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग ऐसे नेता टाइप के आदमी नहीं है। कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, घूसखोरी मिटाओ, लेकिन भ्रष्टाचार कितना मिट रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहीं भी जाइए, पहले भी घूसखोरी था लेकिन चोरा छुपा के, अभी तो डिक्लियर जिस ऑफिस पे कहते हैं पैसा दो काम कराओ। इंदिरा आवास आया, पैसा जिसके पास जो पैसा जाके देता है उसको मिलता है, जिसको घर नहीं रहने के लिए, झोपड़ी भी नहीं है, उसको पैसा नहीं मिलता है। घूसखोरी और भ्रष्टाचारी तो इतना है अभी, और इससे फालतू हम नहीं कर सकते। ये फालतू बातें नहीं है जो आपने बताई है, ये बातें हैं जो हो रही हैं। रिश्वतखोरी हावी है, हावी है ना? हाँ है। आप यही कहना चाहते हैं? कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, विपक्ष यानी कि आरजेडी महागठबंधन आरोप लगाता है कि जो ये सरकार है उसमें अफसरशाही हावी है। क्या सही बात? भयंकर रूप से अफसरशाही है। आप जो है थाना में चले जाइए, बिना 5,000 का FIR नहीं होता है। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप यहाँ कई दिनों से जमीनी कार्यकर्ता हैं, पार्टी की देखरेख भी कर रहे हैं, आपको एक चीज़ पता होगा कि चूँकि मेरा भी कुछ समय हो गया पत्रकारिता करते हुए, मैं भी सामाजिक जीवन में कई दिनों से हूँ। थाने में सेट होता है कि छोटे मोटे झगड़े में इतना पैसा, थोड़ा सर फट गया तो इतना पैसा, 307 में इतना पैसा, 302 में इतना पैसा, 376 में इतना पैसा, 420 में इतना पैसा, चोरी में इतना पैसा। यहाँ थाने में क्या रेट चल रहा है? इन जितनी चीज़ों की मैं बात किया, यहाँ थाने में उनका दाम क्या चल रहा है? यहाँ जो है FIR कराइए तब 5,000 रुपया, चाहे कपार फुटल आदमी अगर चला जाएगा, माथा पर पट्टी रहेगा, बावजूद भी 5,000 रुपया नहीं देगा तो FIR नहीं होगा। और कहीं मर्डर केस में निर्दोष आदमी फंस गया तो 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपए में तत्काल प्रभाव से नाम हटा दिया जाएगा। हाँ। किसके स्तर से? अब यहाँ जो पदाधिकारी जो है सुपरविजन करते हैं उसके माध्यम से ही होता है। हल्के के दरोगा के द्वारा या थाना प्रभारी द्वारा? यहाँ जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो है, अभी तो नया आए हैं, ये थोड़ा सा ठीक आदमी है। इससे पहले जो थे सुबोध बाबू, वो जो है आपको 1 लाख रुपया जो है लेते थे, तब जा कर के करते थे। अभी आए हैं वो थोड़ा सा अच्छा आदमी है। अभी आए हैं नए हैं, अभी हमको लगता है कि 2 महीना हुआ होगा, इसका अभी नहीं इस तरह का सुने हैं हम लोग। हाँ, और ये जो है ठीक है। इससे पहले सुबोध कुमार थे। 307 का क्या रेट? 307 में जो है यहाँ आपको वही 50,000 रुपया एक आदमी पर जो है लिया जाता था। और 420 पे 25,000 30,000 रुपया। और वो जो 151 में चालान करते हैं, उस चालान ना हो उसके लिए? अब उस सब का तो उतना नहीं हम बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी जो हम बताए, जो मेन धारा सब था उस सब को जो है, लेकिन यहाँ काफ़ी जो है खुलेआम
चाहे बीडीओ हो चाहे सीओ हो, अभी दाखिल खारिज जमीन का जो चल रहा है, खसरा खतौनी पे नाम चढ़ाने के लिए कितना रुपया चल रहा है? यहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये लेता है। खसरा खतौनी पे नाम चढ़ा- हाँ 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 हाँ, खुलेआम लिया जाता है। जी जी जी, हम लोग 1990 से जो है पॉलिटिक्स में हैं। यहाँ जो है माननीय पूर्व विधायक देवनाथ जी के साथ में हम थे, और तब से जो 10 साल उनके साथ हम रहे। उसके बाद जो है सजाफ्ता में जो है उन्होंने चुनाव नहीं लड़े, पत्नी को लड़ाए, और ईमानदार आदमी थे उन्होंने। उसके साथ हम लोग काम किए हैं, और फिर उसके बाद जो है आरजेडी हम ज्वाइन किए हैं। तो लगभग 25 साल तो हमको हो गया आरजेडी में जो है 25 सालों से आरजेडी में। गया है। भाई साहब, आजकल आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे पिछले दिनों। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्योंकि आप पार्टी के आदमी हैं, तो आप लोगों को तो पहले पता चल गया होगा कि प्लान क्या है। तो अगर इस तरीके की बात सार्वजनिक तौर पे कही जा रही है, तो प्लान क्या है आपके नेता का, आपकी पार्टी का? किस तरीके से उस प्लान पे काम करेंगे? कैसे एक परिवार से एक युवा को नौकरी देंगे, जबकि शिक्षा की व्यवस्था का ये हाल है बिहार में? ऐसा तो नहीं हमको लग रहा है जो हर परिवार में दे पाएंगे। मतलब आप अपने नेता की बात से अपना वो नहीं रखते हैं, आप उनके साथ नहीं हैं इस बात पे? हम साथ हैं, लेकिन इस बात से आप वास्ता नहीं रखते हैं कि वो इस बात में आपको सच्चाई कितनी लगती है कि ये जो नेता आपके कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, एक, क्या लगता है कि दे पाएंगे? एकदम दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? माननीय तेजस्वी जी जो कहा था कि जिस परिवार में नौकरी नहीं होगी उस परिवार में हम देंगे, ऐसा नहीं कहा था कि हर परिवार में देंगे। कहा, चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आदमी हैं, हाँ, उनके वहाँ कोई शिक्षित ही नहीं है, तो उस परिवार में आप रोजगार कैसे देंगे? सरकारी नौकरी पाने की एक योग्यता है, सरकारी नौकरी कहा था, रोजगार की बात नहीं कहा था, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। एक पैरामीटर है कि सरकारी नौकरी इस व्यक्ति को मिलेगा जो इतना तक पढ़ा होगा, जिसकी शिक्षा इतनी होगी, इस पैरामीटर को पूरा करेगा, इन मानकों को पूरा करेगा, उसी को नौकरी मिलेगी। वो मानक कैसे पूरा कराएंगे? जिस परिवार में पढ़ा लिखा नहीं उसका कैसे नौकरी होगा? तो फिर तो ये वादे पॉलिटिकल स्टंट हो जाएंगे। वो परिवार पढ़ा लिखा रहेगा, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में नौकरी देगी। ये तो कन्फर्म है कि नौकरी देगी, क्योंकि उनकी 17 महीना की सरकार था, उसमें जो काम किया है माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो चला, उप मुख्यमंत्री था, शायद नहीं हमको लग रहा है कि किसी भी सरकार में इतना काम हुआ होगा, नौकरी दिया होगा। तो नीतीश जी कहते हैं कि अगर हम पास नहीं किए होते तो नौकरी कैसे मिला होता लोगों को? देखिए, पास ई वाला मैटर तो अलग हुआ, आप लोगों का घोड़ा फेरा को उस जगह पर ले जाना, लेकिन हम कोई घुमा फिरा नहीं रहे हैं, हमारी बातों से आपको लग रहा है कि हम घुमा फिरा रहे हैं, हम स्पष्ट बातें कर रहे हैं। हाँ बताइए। कि बाप के घर से जो लगेगा पैसा, कहाँ से हम ये करेंगे, बात बोले थे ना नीतीश कुमार जी, आप लोग को भी पता होगा, और 5 लाख नौकरी देने का काम किए। हर युवा जो है बिहार का पूर्ण रूपेण जो है विश्वास करते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं है झूठा आदमी कि कहेंगे 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं दिए। 15 लाख जो है जनधन खाता में जो है जाएगा, इतना विदेश में रुपया है, कहीं एको गो रुपया नहीं गया। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, जुमलेबाज नहीं है। ये जो वादा करते हैं वो जो है निभाने का काम करते हैं। 5 लाख तो नौकरी दिया 17 महीना में। वादों की तो बात ठीक है, लेकिन अभी आपके वहाँ गठबंधन में ही सीट शेयरिंग पे मामला फंसा हुआ है, क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या कि कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, लेफ्ट पार्टी कितने पे लड़ेगी? क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। कितने पे लड़ रही है आपकी पार्टी? कांग्रेस 60 पे या 61 पे लड़ रही है। अभी आप कंफ्यूज हैं 61 और 60 में? स्पष्ट बताइए, आप तो पार्टी के हैं, एडवाइजरी जारी हुई होगी आप लोग। 58 पे 58 पे लड़ रही है, 65 पे तो कांग्रेस अड़ी हुई है। क्या लगता है सर, कहाँ पेच फंस रहा है? महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच कहाँ फंस रहा है? क्या आपसी सहमति नहीं बन पा रही है क्या? क्या महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई है? ये आरजेडी का क्षेत्र है, कर्पूरी ठाकुर का क्षेत्र है, अब वो क्या हो रहा है इसमें तो हम लोग नहीं कर सकते।
हम लोग तो आरजेडी के हैं। महागठबंधन में तो साथ है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कुछ विकल्प लोग। यहाँ से चुनाव तो कांग्रेस लड़ती रही है, यहाँ से चुनाव तो कांग्रेस लड़ती रही है, तो क्या लगता है कि अगर कांग्रेस दोबारा से ये सीट रिटेन करती है तो आप लोग साथ नहीं देंगे क्या कांग्रेस का? महागठबंधन के कोई भी घटक डलाएंगे, हम लोग एक मत हैं, समझे ना, और एक परिवार है महागठबंधन के हम लोग, और कोई भी घटक दल के उम्मीदवार आएंगे हम लोग जिताने के लिए जी जान की बाजी लगाएंगे, समझे ना। इसके लिए जिस मंजिल तक पहुंचना पड़े हम लोग तैयार हैं, संपूर्ण महागठबंधन के परिवार। कोई भी घटक दल आए आप लोग अब सहर्ष स्वीकार करेंगे, तैयारी मजबूत ही है एकदम। एनडीए से मुकाबला करने के लिए क्या समीकरण है आप लोग का? तो समीकरण ठीक ठाक बैठता है यहाँ पे, लेकिन फिर कैसे हार जाते हैं चुनाव? मुसलमानों का भी वोट ठीक है, यादव लोग भी अच्छी खासी तादाद में है, आप महादलित को इस बार टारगेट कर रहे हैं, उनका भी ठीक ठाक स्थिति है, जो पिछड़े हैं उनकी भी स्थिति ठीक ठाक है, फिर कहाँ से चूक हो जा रही है? पिछले चुनाव में जहाँ तक सवाल है कि निर्दलीय उम्मीदवार से भी ज़्यादा लड़ चुके थे, अब इस बार क्या हो रहा है पता नहीं। और जो उम्मीदवार कांग्रेस से आए हुए थे वो अपने समाज का वोट कलेक्शन नहीं कर पाए, उसमें वो अनसक्सेस कर गए। दुर्भाग्य की बात है, इसी वजह से वो माइनस में चला गया। ब्राह्मण समाज महागठबंधन के साथ नहीं है क्या? हाँ, इस बार है। हाँ? इस बार भाई साहब तो बता रहे हैं कि पिछली बार चूंकि यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी थे कांग्रेस के, कृपानाथ पाठक जी, हाँ? 67,000 वोट आया था। फिर भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण साथ नहीं दिए। हाँ, पिछला बार जो है नहीं दिए थे उनको, इस बार जो है वो लोग भी महसूस किया कि हम लोग भी ठगी हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है पहले कांग्रेस में थे, अब जो है वो लोग देख रहे हैं कि नैया डूबने वाला है नरेंद्र मोदी का, वो लोग जो है साथ देने के लिए तैयार है। ऐसे हम लोग का जो भी उम्मीदवार आएंगे, हम लोग जो है सभी दल जो है महागठबंधन के मिल करके पुरजोर जो है उसको मदद करेंगे। कहीं कोई तरह का यहाँ जो है शिकवा शिकायत नहीं रहेगा फुलपरास में। सिर्फ नेताओं का हर आदेश का पालन होगा यहाँ? निश्चित निश्चित, इसलिए कि पिछला बार जो है वीआईपी को यहाँ जो लोकसभा झंझारपुर वो दिया था जो है समीर महासेठ जी को, जो आरएसएस के थे, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनको टिकट मिला तो आरजेडी वाला चाहे महागठबंधन का कोई भी घटक दल हो, सभी आदमी मिल करके हम लोग उसको बहुत मदद किए, बहुत। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि जो सुमन सेठ जी हैं जो झंझारपुर से वीआईपी के खाते में जब सीट गई थी तो उनको टिकट मिला था और आरएसएस से उनका साठगांठ रहा है, और लालू जी की राजनीति आरएसएस के खिलाफ की रही है, वो हमेशा से आरएसएस के धुर विरोधी रहे हैं, तो फिर आप लोग कैसे आरएसएस के पीछे चले गए? आरएसएस नेता के पीछे नहीं चले गए हैं, पार्टी की जो आदेश हुआ उसके ऊपर हम लोग चले गए हैं। पार्टी अगर अपनी मूल विचारधारा से पथभ्रष्ट होकर दूसरे पथ पर जाएगी तब भी आप लोग साथ रहेंगे? पार्टी के साथ रहेंगे। हाँ, तो हो ही नहीं सकता। अब ये कैसे नहीं हो सकता? अभी आप ही के एक साथी ने कहा, आपके पार्टी के पदाधिकारी हैं, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कैमरे के सामने कहा कि पिछली बार, इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी आए थे वो आरएसएस से थे, वीआईपी खाते में जब सीट गई थी, तो ये तो सीधे तौर पे कबूला जा रहा है। देखिए, एक्चुअली जो हकीकत है, पहले वो आरएसएस थे, बाद में वो क्या कहते हैं मुकेश सहनी के पार्टी का सदस्यता लिए, कुछ दिनों तक वो उनके कार्यकर्ता के रूप में काम किए, बाद में फिर इनको महागठबंधन के उम्मीदवार पेश किया गया। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जिस समाज से वो पैदा हुए थे वही समाज इनको नकार दिए। हम लोगों ने तो महागठबंधन के सारे परिवार ने भरपूर प्रयास किया, जहाँ तक जो हुआ जान की बाजी लगा करके उनको जिताने के लिए अटल हुए, लेकिन वो जिस समाज से आए हुए थे वही समाज इनको नकार दिए, क्योंकि वो सूरी समाज से थे, सूरी का एक भी वोट उनको नहीं मिला। आपने देखा, बताइए। जीत गया। अब जो है ना, इस बार सब आदमी मन बना लिया है, पूरे बिहार के लोग, ये नहीं फुलपरास विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में लालू यादव तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन तेजस्वी के लिए
हमारे जनता मालिक ने जान देने के लिए तैयार है, लेकिन ये झूठा नरेंद्र मोदी को बिहार के लोग एक भी देखने नहीं चाहते हैं। आया था नरेंद्र मोदी, कहे जो सब महिला को 15-15 लाख रुपया हम खाता में देंगे। नीतीश कुमार कहें जो सबका जो है से हम नौकरी देंगे परिवार में 2-2 को, नहीं दिया। बिहार में एक फैक्ट्री नहीं दिया। 15 साल रहे नरेंद्र मोदी। बिहार का दुश्मन है कोई पूरे दुनिया के अंदर तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी दुश्मन है बिहार के, दुश्मन है। लेकिन ऐसा आपको लगता है? इस बार जो है तो मुट्ठी बांध कर रखे। 15 साल देखे नरेंद्र मोदी को, इस बार मुट्ठी खोल दिया है तेजस्वी के लिए। ये पूरे बिहार वासियों सब मिल करके उनको हम वोट देंगे, जिताएंगे। जो भी पार्टी आएगा हम लोग भेदभाव नहीं रखेंगे, चाहे अच्छा आदमी हो चाहे बुरा कैंडिडेट हो, हम लोग सबको एकजुट हो करके वोट दे करके जिता करके भेजेंगे। क्योंकि बिहार हमारा बहुत पीछे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है बहुत बिहार। पीछे चल रहा है। वास्तव में बिहार पीछे चल रहा है। ये फुलपरास की जनता है और इन्होंने किस तरीके से देखे कि आरजेडी कार्यकर्ता है और इन्होंने बताया कि पार्टी जो महागठबंधन के, ये महागठबंधन के कार्यकर्ता है। तो ये फुलपरास में महागठबंधन के कार्यकर्ता है और इन्होंने किस तरह से स्पष्ट तौर पर कहा है कि महागठबंधन के किसी भी घटक दल से अगर कोई भी प्रत्याशी आएगा तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला ये सहर्ष स्वीकार करेंगे और उसके लिए तन मन धन से लग जाएंगे। विट्टी चोखा का चुनावी यात्रा जारी रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी रवि रावत।